हेलो गाइस। मैं हूं आपकी एजुकेटर माया किच्ची और मैं लेके आई हूं आपके लिए एमएससी इंट्रेंस एग्जाम, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है वो उसके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और यहाँ से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एमएससी एंट्रेंस एग्जाम हो या चाहे वो आपके बीएससी के अंदर हो। पार्ट 1 के ए के अंदर काफी ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और चाहे वो आपके आरपीसी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम हो वहां पे भी पूछे जाते हैं। और अदर किसी भी एग्जाम में अगर प्रोटोजोआ आता है तो वहां से इस क्वेश्चन से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी की पूरी 100% जो है यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल लेते हैं। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। प्रोटोजोआ का आर्थिक महत्व। जो प्रोटोजोआ है उसका आर्थिक महत्व क्या है, तो इकोनॉमिक इंपोर्टेंट ऑफ प्रोटोजोआ। हमें पता है कि अगर कोई भी फाइलम है जैसे कि प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ के अंदर अलग अलग प्रकार के इंडिविजुअल्स देखने को मिलेंगे, और प्रत्येक जो इंडिविजुअल होगा उसमें से कुछ इंडिविजुअल जो होंगे वो बेनिफिशियल होंगे और कुछ ऐसे होंगे जो कि हार्मफुल होंगे। तो चाहे हम किसी का भी क्लासिफिकेशन देखें, किसी का भी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस देखें, तो वो जो प्राणी होते हैं वो दोनों तरह के नेचर में देखने को मिलेंगे। एक तो देखने को मिलेंगे हार्मफुल और दूसरे क्या देखने को मिलेंगे, यूजफुल। तो प्रोटोजोआ एकोशिकी व सूक्ष्मदर्शी जंतु होता है। ये हमने पिछली क्लास में देखा था कि सिंगल सेल यूनिसेलुलर होता है। उसके अलावा ये कैसे होता है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होता है जो जल, नम मिट्टी, वायु और अन्य जंतुओं तथा पौधों के शरीर में भी पाए जाते हैं। जो कि कहाँ रहता है, मेनली पानी के अंदर देखने को मिलता है, या फिर जो आर्द्रता वाली मिट्टी होती है वहां पे देखने को मिलते हैं, या फिर दूसरे जंतु और पौधों के बीच में देखने को मिलते हैं। मतलब इनका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, पैरासाइटिक भी होता है। फिर अपन बात करते हैं कि प्रोटोजोआ जो होते हैं ये हानिकारक, हार्मफुल या और लाभदायक दोनों ही प्रकार के हो सकते हैं। मतलब ये हार्मफुल भी हो सकते हैं और यूजफुल भी हो सकते हैं। अब पहले बात करते हैं कि लाभदायक जो प्रोटोजोआ है, यूजफुल प्रोटोजोआ है, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छता में सहायक, हेल्पफुल इन सैनिटेशन। जो सैनिटाइजेशन के अंदर स्वच्छता में जो सहायक प्रोटोजोआ होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो वो होलोजोइक प्रकार के होते हैं। हमें पता है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर जो प्राणी संभोजी भी होते हैं और पादप संभोजी भी होते हैं। तो जो प्रोटोजोआ होलोजोइक होते हैं, जो छोटे मोटे दूसरे जंतुओं को खाते हैं, तो वो कि एक तरह से क्या करते हैं, पानी को स्वच्छ कर देते हैं, पानी की शुद्धता को अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बढ़ा देते हैं। और हम देखते हैं कि स्वच्छता में सहायक, हम हेल्पफुल इन सैनिटाइजेशन। तो असंख्य प्राणी संभोजी होलोजोइक प्रोटोजोआ विविध प्रकार के जलाशयों में सड़न उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को खाते हैं। जो सड़न उत्पन्न करते हैं जलाशय में, उन जीवाणुओं को, छोटे जो जीवाणु होते हैं बैक्टीरिया, उनको खाते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से जल को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। फिर बात करते हैं ये प्रोटोजोआ स्वच्छता बनाए रख कर तथा जल को पीने के लिए उपयुक्त बनाकर आधुनिक सभ्य जगत के सुधार में एक महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब बात करते हैं कि प्लवी प्रोटोजोआ भोज्य की भांति, मतलब कुछ ऐसे प्रोटोजोआ होते हैं जिनको, जो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से क्या होते हैं, जैसे कि ह्यूमंस के लिए, फिशेस के लिए और दूसरे छोटे मोटे जो जंतु होते हैं उनके लिए भोजन के रूप में कार्य करते हैं। उनके लिए भोजन की आपूर्ति कर देते हैं, फूड अवेलेबल करवा देते हैं, खुद उनका भोजन होता है। तो देखते हैं कौन कौन से जो प्लविक प्रोटोजोआ होते हैं। प्लैंक्टोनिक जो प्रोटोजोआ एज ए फूड यूज कर लिए जाते हैं। समुद्री प्लवक प्लैंक्टन के रूप में तैरते हुए प्रोटोजोआ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य, मछली एवं अन्य जंतुओं के लिए भोजन आपूर्ति के स्रोत हैं।
सीपिया और शिशु मछलियां अधिकतर जलवासी कीटों के लार्वा, छोटे छोटे क्रस्टेशियन प्राणियों, कृमियों आदि को खाती हैं और ये सब प्रोटोजोआ प्राणियों को भोजन के रूप में देते हैं। मतलब जो सीपिया होती है और जो छोटी मछलियां होती है वो किनको खाती है? कीटों के लार्वा को खाती है, क्रस्टेशियन प्राणियों को खाती है और कीड़ों को खाती है। और ये जो कीड़े होते हैं, ये जो कीट होते हैं, ये प्रोटोजोआ को खाते हैं। तो एक तरह से क्या हो गया, और मछलियों को वापस कौन खाता है? ह्यूमन खाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये किस्म जो मछलियां होती हैं, ह्यूमन्स होते हैं, उनके लिए क्या हो जाएंगे? भोजन के भांति प्रयुक्त हो जाते हैं। एक तरह से इकोसिस्टम को मेंटेन कर रहा है। सजीवी प्रोटोजोआ की बात करें, सिम्बायोटिक प्रोटोजोआ की बात करते हैं, तो कुछ प्रोटोजोआ दूसरे जीवों के साथ सहजीवी रूप में पाए जाते हैं। कल ही मैं एक एग्जांपल बता रही थी कोलोनिम्फा कि जो कुछ ऐसे जो प्रोटोजोन होते हैं वो क्या करते हैं? दूसरों के साथ सहजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जैसे कोलोनिम्फा है वो किसके साथ पाया जाता है? डिम्बक के साथ सहजीवन यापन करता है। तो कई आंतरिक फ्लैजिलेटेड प्राणी जैसे कि ट्राइकोनिम्फा, कोलोनिम्फा इत्यादि सजीवियों सिम्बायोट्स के जाने पहचाने उदाहरण है। एक तो है ट्राइकोनिम्फा और एक कौन सा है? कोलोनिम्फा। इसका एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि सहजीवी प्रोटोजोआ के एग्जाम्पल है और ऑप्शन में इनमें से कोई ना कोई नाम देखने को मिलेगा। तो ट्राइकोनिम्फा और कोलोनिम्फा जो है एक सहजीवी सिम्बायोटिक प्रोटोजोन है और ये जो होते हैं वो दीमक के साथ या फिर वुडरोचस के साथ जो है सिम्बायोटिक रिलेशन में देखने को मिला। कोलोनिम्फा मेनली किसके साथ देखने को मिलता है? दीमक के साथ सहजीवन यापन करता है, क्योंकि जो कोलोनिम्फा होता है वो सेल्यूलोज की पाचन में हेल्प करवाता है डिम्बक के आंत्र में रहकर। क्योंकि आपको पता हो कि जो दीमक है वो क्या करती है? जो टहनियां होती है उनको पाचन करने, उनको खाती है, उनको खोखला करने का काम करती है। अब ये जो दीमक होती है, यहाँ पर ये जो दीमक है ये है हमारी दीमक। ये जो दीमक है ये क्या कर रही है? इसको खोखला करने का काम कर रही है। अब यहाँ पर सेल्यूलोज को पचाने के किसी भी जो एनिमल होता है, कोई भी एनिमल हो, छोटा हो या बड़ा, उसके अंदर सेल्यूलोज को पाचन करने की क्षमता नहीं होती है। तो अब यहाँ पर जो प्रोटोजोन होते हैं वो प्रोटोजोन क्या करते हैं? इस दीमक के शरीर के, इसके आंत्र के अंदर रहते हैं और सेल्यूलोज का पाचन करवा देते हैं। तो दीमक के अंदर जो सेल्यूलोज का पाचन हो रहा है वो किसकी वजह से होता है? कोलोनिम्फा और नामक जो प्रोटोजोन होता है उसकी सहायता से होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है, तो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। तो क्लीवलैंड के अनुसार, क्लीवलैंड एक साइंटिस्ट है, उनके अनुसार ये फ्लैजिलेटेड प्राणी अपने परपोषी के जीवन के लिए अत्यधिक आवश्यक होते हैं। ये पौधों में पाए जाने वाले सेल्यूलोज को पचाकर परपोषियों और अपने लिए घुलनशील ग्लूकोज में बदल देते हैं। सेल्यूलोज के पाचन के लिए प्रोटोजोन होते हैं और ये क्या करते हैं? सेल्यूलोज को पचाकर ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि जो सेल्यूलोज जो है एक तरह का कैसा है? ग्लूकोज का ही पॉलीमर है। तो यहाँ पर जो सेल्यूलोज का जो पाचन है ग्लूकोज के अंदर वो करते हैं। ये किसने बोला था? क्लीवलैंड ने कहा था कि कुछ फ्लैजिलेटेड जो परपोषी, जो अपने जो भी होस्ट होता है उस होस्ट के लिए सेल्यूलोज का पाचन करके उसको ग्लूकोज में बदलने में मदद करते हैं, जैसे कि कोलोनिम्फा और ट्राइकोनिम्फा। ये दो एग्जाम्पल मोस्ट इम्पोर्टेंट, इनको अच्छे से याद कर लेना। फिर महासागरीय पंख तथा प्रोटोजोआ जीवाश्म, ओशनिक ऊज और एंड फोसिल प्रोटोजोआ। ओशनिक ऊज जो होता है वो क्या होता है? तो फोरेमीफोरा ये एक प्रोटोजोआ है, फोरेमीफेरा, रेडियोलेरिया और हेलियोजोआ। ये तीन प्रोटोजोआ के नाम याद रखना है। जहां पर महासागरीय पंख का नाम आ जाए या फिर प्रोटोजोआ जीवाश्म बनाने वाले जो भी प्रोटोजोन के नाम पूछे जाए तो वहां पे ये तीन एग्जाम्पल याद रखने। एक तो याद रखना है फोरामिनिफेरा, एक रेडियोलेरिया और एक है हेलियोजोआ। के कंकाल समुद्र के तलों में बैठ जाते हैं, मतलब इनके जो कंकाल होते हैं जब ये मर जाते हैं तो इनके कंकाल जो होते हैं, जिसे ये समुद्र है इसके तले में आके बैठ जाते हैं और कई सालों तक ये जो कंकाल होते हैं इस तली के अंदर बैठे रहते हैं। और
फिर वो किसमें चेंज हो जाते हैं, सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है उनके अंदर चेंज हो जाते हैं। ये जो कंकाल होता है वो किससे मिलके बना होता है? इनका कंकाल या तो सिलिका से बना होता है या फिर किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो ये आगे जाके क्या हो जाते हैं, चट्टानों में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री चट्टानों के अंदर कन्वर्ट होते हैं और सेडिमेंट्री चट्टानों से बहुमूल्य पदार्थ निकाले जाते हैं, जैसे कि पत्थर है, इस टाइप के जो बहुमूल्य पत्थर होते हैं उनको निकाला जाता है। तो एक तरह से ये क्या करते हैं, जीवाश्म का काम करते हैं। प्रोटोजोन फॉसिल प्रोटोजोआ जो होते हैं वो क्या करते हैं, जीवाश्म बनाते हैं और उसके अलावा क्या करते हैं, महासागरीय पंख का निर्माण करते हैं। तो ये इस प्रकार का जो कोमल कीचड़ देखने को मिलता है इनके जमा होने से, उस कीचड़ को ही क्या कहा जाता है, ओशियनिक जूज कहा जाता है, ओशियनिक ऊज कहा जाता है, जिसको अपन महासागरीय पंखी के नाम से जानते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखना, फेरोमिनीफेरा, रेडियोलेरिया और हेलियोजोआ के कंकाल समुद्र के तली में बैठ जाते हैं और एक प्रकार की कोमल कीचड़ या महासागरीय पंख ओशन उज बनाते हैं। ये नन्हे नन्हे कंकाल सिलिका या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। लाखों अनगिनत वर्षों से महासागर के तले में इकट्ठे हुए ये कंकाल ठोस और जीवाश्म होकर संपूर्ण विश्व में पाए जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण निक्षिप्त चट्टान सेडिमेंट्री रॉक स्तर में परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब बहुत सालों के बाद, कई लाखों वर्षों के बाद क्या हो जाते हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। इन चट्टानों से व्यावसायिक लाभ जैसे निस्यंदन कारक, अपकर्षण, अब्रेसिव चौक, भवन निर्माण के पत्थर और इत्यादि प्राप्त किए जाते हैं। तीनों के नाम याद रखने, फोरमिफोरा, रेडियोलेरा और होलियोप्टेरा। और इनसे क्या होता है, जो महासागरीय पंख ओशन ऊज का फॉर्मेशन होता है और जो ओशन ऊज होती है वो लंबे समय तक इकट्ठे होने की वजह से सिलिका और कैल्शियम कार्बोनेट के कंकाल होते हैं उसमें ओशन ऊज के अंदर, जो लंबे समय तक इकट्ठे होते रहते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे कि बहुमूल्य पत्थरों को आइसोलेट किया जा सकता है। सिंपल सी बात है, 2-3 लाइनों में आप इसको छोटे छोटे नोट्स के फॉर्म में इसको लिखना जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आते हैं फ्लिट एवं चट प्रकार की कठोर चट्टानों में रेडियोलेरियन जीवाश्म का बाहुल्य पाया जाता है। एक आता है फ्लिंट और एक आता है चट। ये दो ऐसी चट्टानें हैं जहां पर क्या देखने को मिलता है, रेडियोलेरियन जो है वो प्रोटोजोआ देखने को मिलता है। और ट्रिपोली पत्थर बहुत ज्यादा ही जो है ना पॉलिश में यूज करने वाला एक चूर्ण के रूप में इसको यूज किया जाता है और ये बहुत ही ज्यादा बहुमूल्य पत्थरों के अंदर आता है। तो ट्रिपोली जो पत्थर होता है उसके अंदर भी कौन आता है, रेडियोलेरियन जो प्रोटोजोआ है वो देखने को मिलता है, जीवाश्म के रूप में आंशिक रूप से देखने को मिलता है। तो ट्रिपोली पत्थर, ट्रिपोली स्टोन जिसका प्रयोग पॉलिश करने के अपकृषि चूर्णों में किया जाता है, में भी रेडियोलेरियन जीवाश्म आंशिक रूप से मिलते हैं। फिर बात करते हैं अध्ययन में प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो होते हैं उनको स्टडीज के अंदर भी यूज में लिया जाता है। ये क्या है, इनका बेनिफिशियल पॉइंट हो जाता है। मतलब कई सारे सिद्धांत होते हैं तो उन सिद्धांतों को प्रयोगशाला में प्रदर्शित करने के लिए, उन अनुप्रयोगों को देखने के लिए, उसकी व्यापकता को देखने के लिए प्रयोगशाला में प्रोटोजोआ पर उनको करके देखा जाता है। तो इस एक तरह से प्रोटोजोआ जो होते हैं स्टडीज में यूज आ जाते हैं। प्रोटोजोआ को ऐसा यूज क्यों किया जाता है इन लैब, तो प्रोटोजोआ जो होता है उसकी लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा तेज होती है और ये रिप्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा जल्दी करते हैं। इसलिए हमें अगर कोई भी आनुवंशिक जेनेटिकली हेरिडिटी को या विविधताओं को, वेरिएशन को अगर चेक करना है, उनका अध्ययन करना है तो प्रोटोजोआ पर इजीली किया जा सकता है, क्योंकि लाइफ टाइम बहुत ज्यादा शॉर्ट है और बहुत जल्दी निपट जाते हैं और फटाफट क्या हो जाता है, इनमें रिप्रोडक्शन भी हो जाता है। तो ये दो प्लस पॉइंट होने की वजह से प्रोटोजोआ को ज्यादातर लैब में यूज किया जाता है एज ए स्टडी। तो जीव वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्यापकता एवं अनुप्रयोग को देखने के लिए इनका प्रयोगशाला में अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म
परिणाम एवं तेजी से जनन करने के कारण आनुवंशिकी विज्ञों के द्वारा मतलब जेनेटिक्स के द्वारा आनुवंशिकता हेरिडिटी एवं विविधता वेरिएशन के लिए इनका अध्ययन किया जाता है। भूगर्भ विज्ञान और जीवाश्म विज्ञान प्लियोन्टोलॉजी के छात्रों के लिए प्रोटोजोआ के जीवाश्म का ज्ञान होना अति आवश्यक है। जो जीवाश्म विज्ञान होते हैं वो भूगर्भ विज्ञान होते हैं जिसको अपन बोलते हैं प्लियोन्टोलॉजी। उनके जो छात्र होते हैं उनको जो प्रोटोजोअन जो जीवाश्म होते हैं उनका ज्ञान होना ज्यादा आवश्यक होता है, क्योंकि प्रोटोजोअन जो होते हैं उनसे ही आगे जाके क्या बनती है, सेडिमेंट्री चट्टानें बनती है। तो उनको इन चीजों का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, इसलिए स्टडी में यूज आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, हानिकारक प्रोटोजोआ, क्योंकि हानिकारक प्रोटोजोआ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा डिजीज काउज करते हैं और जो डिजीज होते हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मृदा प्रोटोजोआ की बात करें, सॉइल में भी प्रोटोजोआ देखने को मिलते हैं। हमें पता है कि प्रोटोजोआ जो होते हैं वो नॉर्मली कहाँ देखने को मिलते हैं, मिट्टी के अंदर देखने को मिलते हैं, नम मिट्टी में देखने को मिलते हैं। अब ये नम मिट्टी में पाए जाते हैं, ये देखो मिट्टी है और इस मिट्टी के ये जो मिट्टी है उस मिट्टी के अंदर क्या है, ये जो मिट्टी है और इस मिट्टी के अंदर प्रोटोजोन देखने को मिल रहे हैं। अब ये जो प्रोटोजोन है यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया भी होंगे जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में मदद करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको क्या कर जाते हैं, खा जाते हैं, क्योंकि इनका आदत है कि छोटे बैक्टीरिया को खाना। इसकी वजह से क्या होता है, जो मिट्टी होती है उसकी उर्वरकता कम हो जाती है, और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया नहीं रहेंगे तो फिर जो पेड़ पौधे हैं उनको उन तक नाइट्रोजन जो है वो पहुंच नहीं पाएगी। इस तरह से एक तरह से यह कर रहे हैं कि मिट्टी की उर्वरकता को कम करके उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो मृदा प्रोटोजोआ, सॉइल प्रोटोजोआ की बात करें तो प्रोटोजोआ की अनेक जातियां बड़ी संख्या मिट्टी के अंदर पाई जाती है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थापित करने वाले जीवाणु को खाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली बैक्टीरिया को खा जाती है। इस प्रकार ये जीवाणु की सक्रियता को कम करती है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में नाइट्रिकारी जीवाणु, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जीवाणु द्वारा स्थापित नाइट्रोजन की मात्रा कम हो जाती है, और इस तरह से पौधों को नाइट्रोजन नहीं मिल पाती है, जिससे कि वहां पर जो पौधे होते हैं वो ग्रो नहीं कर पाते इसी से। फिर आते हैं जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपने रेड वाटर के बारे में पढ़ा कर रेड टाइड के बारे में पढ़ा हो, चूंकि कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। वो जो प्रदूषण होता है वो एक प्रोटोजोन के कारण ही होता है। कुछ मुक्त जीवी प्रोटोजोन जैसे कि यूरोग्लेनोप्सिस भी दुर्गंध युक्त एरोमेटिक एवं तेलीय स्रावों को उत्पन्न करके जल को प्रदूषित कर देते हैं, जिससे जल मानव उपभोग के अयोग्य हो जाता है। मतलब जो प्रोटोजोन होते हैं वो पानी में अगर ज्यादा है तो वो क्या कर सकते हैं, दुर्गंध युक्त एरोमेटिक जो स्मेल है ऐसे स्राव स्रावित करते हैं, नीली स्राव स्रावित करते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। यूरोग्लेनोप्सिस नामक जो प्रोटोजोन होता है वो इस तरह से करता है। उसके अलावा एक आता है जिम्नोडियम, जो कि समुद्र में रहने वाला है। ये कुछ जैव संदिप्त डायनोफ्लेजिलेट प्राणी जैसे कि नॉक्टियुलिका, जिम्नोडियम और गोनियोप्लेक्स कभी कभी इतनी अधिक संख्या में हो जाते हैं कि उनके कारण समुद्र का जल लाल दिखाई देने लगता है। जो जिम्नोडियम होता है, गोनियोप्लेक्स होता है और नॉक्टिल्यूका होता है। नॉक्टिल्यूका, गोनियोप्लेक्स और जिम्नोडियम, इसका नाम तो बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, जिम्नोडियम और गोनियोप्लेक्स और नॉक्टिल्यूका।
ये तीन ऐसे जो प्रोटोजोआ है वो क्या करते हैं, अगर समुद्र में बहुत ज्यादा संख्या में है तो ये क्या करते हैं, रेड कलर की क्या करते हैं, जैव संधि ल्यूमिनिफिकेशन करते हैं। इन ये रेड कलर को बाहर निकालते हैं और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो समुद्र का पानी है वो पूरा कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है, रेड वाटर हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, इसका ज्यादा संख्या में पाया जाना क्या कहलाता है, ब्लूमिंग करना कहलाता है। और इनकी वजह से जो समुद्र जो रेड हो जाता है उसको क्या कहा जाता है, रेड टाइड कहा जाता है। तो रेड टाइड की जो है उसका क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में याद रखना। एग्जाम्पल में ये जिम्नोडियम और गोनियोलेक्स जो है उसको याद रखना। ये एक एग्जाम्पल और नया देखने को मिल रहा है आपको, तो इसको भी नोट कर लेना। नोक्टियोलिका जो है वो भी क्या होता है, रेड टाइड में हेल्प करता है। इस परिघटना को क्या कहते हैं, ब्लूमिंग कहते हैं। मतलब उनका जो रेड कलर को ल्यूमिनिफेंस करने की जो परिघटना है उसको क्या कहलाते हैं, ब्लूमिंग कहते हैं। उनकी संख्या जो समुद्र में बढ़ना है वो क्या कहलाता है, ब्लूमिंग कहलाता है। और समुद्र में प्राय देखे जाने वाले लाल ज्वर रेड टाइड इसी के कारण उत्पन्न होते हैं। जो रेड टाइड देखने को मिल रहा है, पूरा समुद्र लाल लाल दिखने को मिलता है, वो किसकी वजह से होता है, तीन प्रोटोजोन की वजह से होता है। एक तो जिम्नोडियम, जिम्नोलेक्स और एक है नोक्टियोलिका। तो ये तीन जो है जो प्रोटोजोन है उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, रेड टाइड्स देखने को मिलते हैं। इस लाल जल रेड वाटर के बनने से समुद्र का जल गंदा और दुर्गंध युक्त हो जाता है। तो ये बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, रेड टाइड वाला। ये काफी बार क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको थोड़ा सा नोट करके चलना। रोगजनक प्रोटोजोआ की बात करें, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ की, तो वे प्रोटोजोआ जो मानव तथा अन्य जंतुओं में रोग उत्पन्न करते हैं रोगजनक पैथोजेनिक प्रोटोजोआ कहे जाते हैं। जो मानव के अंदर या फिर किसी और अन्य जंतुओं के अंदर रोग उत्पन्न करे उनको क्या कहा जाता है, पैथोजेनिक प्रोटोजोआ कहा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं तो रोगजनक सार्कोडाइन रोगजनक सार्कोडाइन पैथोजेनिक सार्कोडाइन्स की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं। तो परजीवी अमीबा के सार्कोडाइन जो होते हैं उनमें देखते हैं कि परजीवी अमीबा के दो सामान्य वंश एंड अमीबा और एंड अमीबा है। दो ऐसे अमीबा है जो कि प्रोटोजोआ के अंदर आते हैं। प्रोटोजोआ की कौन से, राइजोपोडिया क्लास के अंदर आते हैं। राइजोपोडिया क्लास के अंदर जो अमीबा है एक कौन सा है, एंट अमीबा, और एक कौन सा है, एंड अमीबा। ये दो ऐसे हैं जो मनुष्य की आंत में रहते हैं, ह्यूमन की आंत में रहते हैं या फिर किसी अन्य जंतु के आंतों में रहते हैं। और एंट अमीबा की दो प्रजातियां ऐसी है, एंड अमीबा हिस्टोलिका और एंड अमीबा डिसेंट्री। हाँ ठीक है, मेरी वो तबीयत सही नहीं हो रही तो बीच बीच में हो रहा है। हाँ मैं क्या बोल रही थी, हाँ एंड अमीबा जो हिस्टोलिका है वो जो होता है वो मनुष्य की आंत में रहता है। एंड अमीबा की प्रजाति केवल दो प्रजाति है, वही क्या करती है, पैथोजेनिक जो रोल है निभाती है, वो मनुष्य के अंदर रोग करती है। तो मनुष्य के अंदर दो प्रजाति देखने को मिलती है। एक अन्य अमीबा हिस्टोलिका है, वो क्या करती है, मनुष्य के आंत्र के अंदर रहती है और मनुष्य के आंत्र के अंदर रहकर अमीबिक डिसेंट्री या फिर अमीबियासिस रोग जो है वो उत्पन्न करती है। और दूसरी प्रजाति कौन सी है, एंट अमीबा इन्विडेंस। और एंट अमीबा इन्विडेंस जो होती है वो क्या करती है, जो सरीसृप प्राणी होते हैं, रेप्टिलिया जो क्लास के वर्ग के जो प्राणी होते हैं उनके शरीर में रहती है और वहां पर रोग उत्पन्न करती है, उनके हाथों में फेंके। तो दो ही है जो स्पीसीज है जो कि रोग उत्पन्न करते हैं एंट अमीबा की। एक तो है एंट अमीबा हिस्टोलिका और एक है एंट अमीबा इन्विडेंस। तो परजीवी अमीबा के दो सामान्य वंश एंट अमीबा और एंट अमीबा है जो मनुष्य तथा अन्य जंतुओं की आंत में रहते हैं। एंट अमीबा की केवल दो जातियां, एंट अमीबा हिस्टोलिका मनुष्य में अमीबियोपेसिस, अमीबिक डिसेंट्री अथवा अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी है।
फिर आते हैं एंड अमीबा इन्वेडेंस, जो सरीसृपों की बड़ी आंत में पाई जाती है। सरीसृपी एमीबियस के लिए उत्पन्न होते हैं। मतलब अगर मनुष्य के अंदर पाई जाती है केवल एमीबियस रोग के देखने को मिलेगा, और सरीसृप के अंदर पाई जाती है, रेप्टिलिया के अंदर पाई जाती है तो रेप्टिलियन एमीबियस रोग कहलाएगा। दोनों के अंदर देखने को मिलता है। फिर रोगजनक फ्लैजिलेटेड प्राणी या प्रोटोजोन की बात करें तो पैथोजेनिक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन जो होते हैं, जिसमें आता है अपने लीशमैनिया, ट्रिपेनोसोमा, हिस्टोमोन्स और ट्राइकोमोनास और जियार्डिया। ये जो है वो क्या है, एक तरह के फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है। लीशमैनिया जो है इसकी 3 प्रजातियां हैं। ये कालाजार रोग करने में इंपॉर्टेंट है, कालाजार वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फिर आते हैं ट्रिपेनोसोमा जो है, इसकी जो प्रजातियां होती है अफ्रीकन निंद्रा रोग जो है वो करती है। और फिर ट्राइकोमोनास की बात करते हैं तो ट्राइकोमोनास जो है उसकी जो प्रजातियां हैं वो स्त्री के अंदर रोग उत्पन्न करती हैं। और जियार्डिया की प्रजातियां जो है नॉर्मली आंत के परजीवी होते हैं, तो आंतों में रोग देखने को मिलता है इनसे। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ के क्वेश्चन आने में, और कालाजार वाला तो कई बार पूछ भी लिया है, और अफ्रीकन निंद्रण रोग के बारे में कई बार पूछा गया है। रोगजनक फ्लैजिलेटेड प्राणी, पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स की बात करें तो परजीवी फ्लैजिलेटेड प्राणियों की रोगजनक जातियां लीशमैनिया, ट्रिपेनोसोमा, हिस्टोमोनास, ट्राइकोमोनास एवं जियार्डिया वंशों के अंतर्गत सम्मिलित है। लीशमैनिया की रोगजनक 3 जातियां मनुष्य में भयंकर रोग उत्पन्न करती है। कौन कौन सी वो 3 जातियां? तो सबसे पहले आती है लीशमैनिया डोनोवानी, लीशमैनिया डोनोवानी, पीलिया तथा यकृत का रोग जिसे हम क्या कहते हैं, काला आजार कहते हैं, वो रोग किससे होता है? लीशमैनिया डोनोवानी से होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इस पर ध्यान रखना। लीशमैनिया ट्रोपिका एक अद्भुत प्रकार का त्वचा विक्षित स्किन लेशन और क्यूटेनियस लेशमानियासिस करता है। क्यूटेनियस लेशमानियासिस का क्वेश्चन अभी हाल ही के किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो याद रखना लीशमैनिया ट्रोपिका जो है लीशमैनिया की स्पीसीज है ट्रोपिका, उससे क्या होता है, क्यूटेनियस लेशमानियासिस होता है या फिर स्किन लेसेस होते हैं। उसके बाद तीसरी प्रजाति कौन सी हो जाएगी? लीशमैनिया ब्रेसिलियंसी। लीशमैनिया ब्रेसिलियंसी से जो है उससे नेजोफेरिंक्स का संक्रमण होता है। नेजोफेरिंक्स कौन सी होती है? जो हमारे शरीर में, आपको पता है कि यह क्या है, हमारा माउथ है, यहाँ से क्या है, ये माउथ है, माउथ से क्या जा रही है, फूड पाइप जा रही है, और ये हमारे क्या है, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से क्या जा रही है, वाइन पाइप जा रही है, और फेरिंग्स में आकर एक क्रॉस संरचना बनती है। ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर जो नेजोफेरिंक्स, फेरिंग्स से जुड़ने वाले जो नाक की जो नली है उसके अंदर जो संक्रमण होता है वो किसकी वजह से होता है? लीशमैनिया ब्रेसिलियंसिस से होता है, और स्किन लेशन में भी ये हेल्प करती है। अब ध्यान रखना है कि लीशमैनिया जो होता है प्रोटोजोआ, इसका जो संचरण है वो किसके द्वारा किया जाता है? यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो इसका संचरण जो होता है इसका जो संचरण है फ्लेबोटोमस वंश की रेत मक्खियों के द्वारा होता है, सैंड फ्लाइज के द्वारा देखने को मिलता है। फिर आप बात करते हैं ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा वंश की परजीवी जातियां स्तनियों में भयंकर रोग उत्पन्न करती है। इसके भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया। ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज करती है, किसके अंदर? मानव के अंदर करती है। इसका जो संचरण है सीसी मक्खी, ठीक को साइलेंट रखते हैं तो सीसी मक्खी या टिस्टेस मक्खी द्वारा होता है, जिसका वैज्ञानिक नाम पूछा गया है। ध्यान रखना कौन है, क्या नाम है इसका वैज्ञानिक? सीसी मक्खी का वैज्ञानिक नाम है ग्लेसिना पेल्पिलिस। ग्लेसिना पेल्पिलिस जो है वो सीसी मक्खी का वैज्ञानिक नाम है और साइंटिफिक नेम है, और इसके द्वारा क्या होता है, ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस जो है उसका संचरण किया जाता है। और ये क्या करता है, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है उसके लिए जिम्मेदार है, किसके अंदर? ह्यूमन के अंदर। एक और है इसकी प्रजाति जिसका क्वेश्चन आता ही रहता है एग्जाम में,
ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, जिसे क्या उनसे डिजीज होती है, चगास डिजीज होती है। कैसे क्वेश्चन आते हैं, मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन आएंगे। एक तरफ प्रजाति लिखी होगी, दूसरी तरफ क्या लिखा होगा, डिजीज लिखा होगा। तो डिजीज के नाम और इनको संचरित करने वाले जो भी है उनके नाम अच्छे से नोट कर लेना। ट्रिपेनोसोमा क्रूजी, जिसका कौन सा रोग होता है, चगास डिजीज होता है। संचरण कौन करता है, ट्राइएटोमा, खटमल के द्वारा इसमें संचरण देखने को मिले। चगास डिजीज ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के द्वारा और ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, सिसी मक्खी जो है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के संचरण के लिए यूज होती है, और जो खटमल होते हैं वो ट्रिपेनोसोमा क्रूजी के संचरण में मदद करते हैं। उसके बाद आते हैं ट्रिपेनोसोमा वेजाइनलिस, जो स्त्रियों में वेजाइनल ट्राइकोमोनेसिस या वेजाइनेटिस वेजाइनेटिस का जो रोग है उत्पन्न करती है। तो ट्राइकोमोनास जो वेजाइनेलिस है वो स्त्रियों में वेजाइनल ट्राइकोमोनेसिस करती है या फिर वेजाइनेटिस रोग करती है। फिर आते हैं जियार्डिया की दो स्पीसीज है, कौन कौन सी है। एक तो है जियार्डिया जियार्डिया इंटेस्टिनलिस या जियार्डिया लैम्बिया मानव के आंत्र में रोग उत्पन्न करती है। जो आंत्र से जुड़ी हुई दो डिजीज देखने को मिलती है वो एक जियार्डिया की दो स्पीसीज है, एक तो है इंटेस्टिनलिस और एक कौन सी, लैम्बिया। इनके द्वारा मानव में आंत्र रोग देखने को मिलता है। फिर आता है पैथोजेनिक स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का भी एग्जांपल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। स्पोरोजोआ में मलेरिया जो डिजीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लाज्मोडियम के द्वारा होती है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज देखने को मिलती है जो कि मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। तो चलिए नोट्स में पढ़ लेते हैं। प्लाज्मोडियम, फिर आइमेरिया, आइसोपोरा और बेबेसिया वंशों में रोगजनक जातियां जो पाई जाती है। इनके जो स्पोर्स होते हैं, इनके जो स्पोर्स बनते हैं ना, युग्मक बनने से पहले ही जो संरचना होती है जड़ों के रूप में, स्पोर्स के रूप में, और जो स्पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मनुष्य या फिर अन्य जीवों के शरीर में जाते हैं और फिर वहां से ही क्या बना लेते हैं, अपने युग्मक बनाते हैं, वहां पे रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं और वापस से बाहर निकल जाता है। जो स्पोर वाली जो संरचना होती है वो ही क्या होती है, रोग को जो डिजीज है उसको फैलाती है, रोगों को फैलाने का काम करती है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर भी स्पोरोजोआ बनते हैं, इमाइरा के अंदर भी देखने को मिलते हैं, आइसोपोरा के अंदर और बेबेसिया के अंदर भी देखने को मिलते हैं। और ये अलग अलग जो जंतु होते हैं उनमें रोग उत्पन्न करते हैं, जिसमें से प्लाज्मोडियम के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, तो इम्पोर्टेंट है। और प्लाज्मोडियम की जातियों को मलेरिया परजीवी कहा जाता है क्योंकि मलेरिया रोग उत्पन्न करते हैं। मलेरिया का जो रोग है वो कौन उत्पन्न करता है, प्लाज्मोडियम की प्रजाति। मलेरिया रोग का कौन सी मक्खी के काटने से होता है, तो फीमेल एनाफिलिस जो मक्खी है उसके काटने से होता है। उसके मुंह, उसके जो लार्वा होती है उस लार्वा में क्या होता है, प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं। प्लाज्मोडियम की 4 प्रजातियां हैं जो क्या होती है, रोग उत्पन्न करती है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम ऑल्वेली और प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम मनुष्य में विविध प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करती है। फिर इसके बाद आते हैं आइमेरिया। आइमेरिया में कॉक्सिडियोसिस का रोग जो है कुक्कुटों और खरगोशों में देखने को मिलता है। आइमेरिया जो होती है वो कॉक्सिडियोसिस का रोग करती है, जो इसके अंदर कुक्कुट और खरगोश के अंदर देखने को मिलता है। कुक्कुट का मतलब है मुर्गी के अंदर, ठीक है। आइसोस्पोरा जो है वो मनुष्य तथा अन्य स्त्रियों के आंतरिक परजीवी मतलब आंतों में रहती है और आंतों के रोग करते हैं। उसके अलावा बेबेसिया जो है, बेबेसिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। बेबेसिया कशेरुक प्राणियों के अंत रक्ताणु परजीवी होते हैं। बेबेसिया जो होते हैं कशेरुक प्राणी, जो कोडेट्स होते हैं उनके अंत एंडोपेरासाइट होते हैं। किसके अंदर रहते हैं, आरबीसी के अंदर रहते हैं। आरबीसी के एंडोपेरासाइट होते हैं बेबेसिया कोडेट्स के अंदर। बेबेसिया बिजेमिना जो है पशुओं में घातक हीमोग्लोबिन्यूरिक ज्वर और रक्त मूत्र ज्वर, रेड वाटर फीवर व टेक्सास ज्वर उत्पन्न करती है। ये टेक्सास ज्वर के नाम से बेबेसिया को पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखना। टेक्सास जो ज्वर है, टेक्सास जो फीवर है किसकी वजह से होता है, बेबेसिया बेजीमिना के द्वारा होता है। इसको रेड वाटर फीवर भी कहा जाता है और इसको हीमोग्लोबिन्यूरिक फीवर के नाम से भी जानते हैं।
फिर आते हैं पैथोजेनिक सिलेट्स के बारे में बात करते हैं। तो पैथोजेनिक सिलेट्स के अंदर एक आता है बेलेंटिडियम कोलाई, ही एकमात्र प्रमुख रोगजनक सिलेटेड परजीवी प्राणी है। यह मनुष्य के आंत में और कभी कभी मेंढकों में पाया जाता है। जो मेंढक होते हैं उनके आंत में पाया जाता है या फिर मनुष्य के आंत में ही पाया जाता है। और बेलेंटिडियम कोलाई जो है एकमात्र ऐसा है जो जिसके अंदर सीलिया पाए जाते हैं, और वो किसमें परजीवी के रूप में पैथोजेनिक रूप में देखने को मिलता है, पैरासाइट के रूप में होता है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, केवल ये पढ़े हैं कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट क्या होता है प्रोटोजोआ का। कल जो है मैं ऐसी क्लास लेके आऊंगी जिसमें बहुत सारे एमसीक्यू होंगे। अभी तक हमने प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन पढ़ा है और प्रोटोजोआ के जनरल कैरेक्टर पढ़े, उनसे जुड़े हुए एमसीक्यू लेके आऊंगी। और ये जो अपने इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट पढ़ा है उसके से जुड़े हुए सारे एमसीक्यू करवाऊंगे। एमसीक्यू की जो क्लास है वो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, खास करके एमएससी इंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक जो है आरपीसी फर्स्ट ग्रेड के अंदर ये टॉपिक पढ़ता है, तो आरपीसी फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। और मैं जो क्वेश्चन करवाऊंगी आरपीसी के हालिया पैटर्न के अनुसार करवाऊंगी, तो मस्ट वॉच उस क्लास को जरूर देखें। उससे पहले आपको ये तीनों ही क्लासेज जो है वो देख लेनी, उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।